फिल्म की शुरुआत राइलस्टोन नेब्रास्का के एक छोटे से शहर से होती है, जहां हमें बॉयड नाम के एक टीनेजर को दिखाया जाता है जो मकई के खेत से निकलता है और बच्चों के अनाथालय में जाता है, जहां बॉयड उस अनाथालय के अंदर रह रहे सभी बड़े लोगों की हत्या कर देता है। बॉयड को पकड़ने के लिए और उसे अनाथालय से बाहर निकालने के लिए शेरिफ और बाकी किसान मिलकर हेलोथेन छोड़ देते हैं। हेलोथेन एक एनिमल सेडक्टिव गैस थी, लेकिन गैस की वजह से बॉयड के साथ साथ अनाथालय के अंदर सभी बच्चे भी मारे जाते हैं। लेकिन अनाथालय से सिर्फ एक छोटी लड़की ईडन ही बचती है, जिसे वहाँ के पादरी ने गोद लिया था। बाद में हमें टीनेजर बो और उसका छोटा भाई सेसिल दिखाया जाता है। जब वो मकई के खेत में घूम रहे होते हैं, वो अपने भाई को बताती है कि बोस्टन में माइक्रोबायोलॉजी में उसे एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट मिला है और वो अगले ही हफ्ते जाने वाली है। वो वापस लौटने का वादा भी करती है, लेकिन उसका भाई इस बात का यकीन नहीं करता है कि कोई भी इस छोटे से शहर राइलस्टोन से जाने के बाद वापस आना चाहेगा। जैसा कि दोनों को बातचीत करते देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ इनके बीच ईडन आती है, जो उन्हें अपने कुत्ते की देखभाल नहीं करने वाले वैली थॉमस नाम के एक लड़के को सजा देने के लिए दिखाने के लिए उन्हें ले जाती है। समूह वैली को फलक पर चलकर उस बड़ी ऊंचाई से कूदने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन समूह के आगे बढ़ने से पहले उन्हें बो का क्लासमेट कार्डर आकर रोकता है, जिसने कुछ घास को छिपाने के लिए अपनी कार को खेत में खड़ी की थी। कार्डर बच्चों को जल्द ही वहाँ से भागने को बोलता है और साथ ही वो आगे उन्हें माचिस न जलाने की चेतावनी देती है, क्योंकि वहाँ की हवा अनाज की धूल से भरी हुई थी, जो बहुत ही ज्वलनशील थी। बाद में वो बच्चों के जाने के बाद कार्डर के साथ चली जाती है। उसे कार्डर के चेहरे पर एक चोट का निशान दिखता है, जिसे पूछने पर कार्डर बताता है कि ये निशान उसके तब बना था जब वो अपने छोटे भाई कैल को अपने बेरहम पिता से बचा रहा था। कार्डर बो को बताता है कि वो खरपतवार बेचकर कुछ पैसे जमा करके राइलस्टोन से निकल जाएगा। वहीं दोस्तों, हमें दोनों की बातों से पता चलता है कि कस्बे की मक्के की फसल हाल ही में एक फंगस की वजह से खराब हो रही थी, जिससे उस जगह का बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो रहा था। कार्डर को अलविदा कहने के बाद वो अपने भाई सेसिल के साथ निकलती है। वहीं रास्ते पर बो और सेसिल अपनी माँ को किसी दूसरे आदमी के साथ देखते हैं। वो ये देखकर अपनी माँ पर बहुत नाराज थी, क्योंकि उसकी माँ उसके पिता को धोखा दे रही थी। सेसिल भी ये देख अपनी माँ से नफरत करने लगता है और ये सारी गलती शहर के करप्शन की वजह बताता है। इस बीच शहर के एडल्ट कम्युनिटी हॉल में अपनी फसल के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक बैठक करते हैं, जहाँ बो के पिता रॉबर्ट इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। वो खुलासा करते हैं कि फसलों को जीएमओ और जड़ी बूटियों की मदद से बर्बाद किया गया है, जो कॉर्पोरेट कंपनियों ने उन्हें बेची थी। उनकी सलाह थी कि वो सभी लोग अपने मकई के खेतों को बर्बाद कर दें, जिसके लिए सरकार से उन्हें सब्सिडी मिलेगी। रॉबर्ट की इस फैसले का वो और बाकी बच्चे विरोध करते हैं, जबकि सभी बड़े उनके फैसले से सहमत थे। हॉल में वो सलाह देती है कि वो खेत की बीज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पिता का कहना था कि इसमें बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा। और वहीं ईडन भी बड़ों के इस फैसले का विरोध करती है, लेकिन हॉल में बैठे सभी बड़े लोगों ने उसके मुंह को बंद करा दिया। वहीं जब ईडन के फैसले को नकार दिया जाता है, तो वो मकई के खेत में जाकर रोने लगती है, जहाँ उसे एक अनदेखी चीज चुप कराकर सुकून देती है। इसके बाद ईडन बड़ों को मकई के खेतों को बर्बाद करने से रोकने के लिए एक प्लान बनाने के लिए सभी बच्चों से बात करना शुरू करती है। इधर सेसिल जैसे ही कस्बे से गुजरता है, तो वो कई माता पिताओं को बंद दरवाजों के पीछे अपने बच्चों को गाली देते हुए देखता है। बच्चों के माता पिता गाली इसलिए दे रहे थे क्योंकि उनके बच्चे ईडन का साथ पकड़ रहे थे, जो उन्हें लगता है कि ये गलत रास्ता है। ईडन सेसिल से बाकी बच्चों में शामिल होने के लिए पूछती है, जिसके लिए वो मान जाता है। दूसरी ओर बो अब अपने शहर को छोड़ने का इरादा बदल चुकी थी। वो अपने दोस्तों कार्ली, तनिका और कार्डर को बताती है कि उसने एक फेमस रिपोर्टर शीला बॉयस से बात की थी, ताकि उन कॉर्पोरेट दिग्गजों का पर्दाफाश करने के लिए अपने शहर में आ सके, जिन्होंने उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया था। वो के दोस्त इस मिशन में उसका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं और साथ ही वो ईडन की लीडरशिप में छोटे बच्चों की मदद लेने का फैसला करती है। और जब बात करने के लिए ईडन के पास जाती है, तो वो उन्हें खेत के पास एक बड़े गड्ढे में पाती है, जहाँ वो सब बच्चे मकई को
वो लाल रंग देने के लिए हॉक के खून का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो ईडन और उसकी टीम को रात 10 बजे टाउन हॉल में होने वाली नकली एक्सपेरिमेंट में शामिल होने के लिए कहती है। जब रात में वो सेसिल और कार्डर बो के माता पिता के साथ टाउन हॉल में पहुंचते हैं तो वो ये सब देखकर चौंक जाते हैं कि हॉल में कोई और नहीं बल्कि ईडन और कैल उनके नक्शे कदम पर बैठे थे। जब वो शीला बॉयज के बारे में पूछताछ करती है तो ईडन उसे बताती है कि रिपोर्टर यहाँ कभी आई ही नहीं थी और इसलिए बच्चों ने खुद ही एक्सपेरिमेंट कर लिया। वो को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसलिए जब वो टाउन हॉल के अंदर कदम रखती है तो वो देखती है कि कार्डर और कैल के पिता को उन बच्चों ने रस्सी से बांधकर लटका रखा था। जब तक कार्डर और वो उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं तब तक वो दम तोड़ चुके होते हैं। उसके बाद बो को पता चलता है कि ईडन और उसके गैंग ने शहर पर कब्जा कर लिया है, जहां उन्होंने कई बड़े लोगों को मार डाला और बाकी लोगों को जेल में डाल दिया। वहीं बो के माता पिता को भी जेल के अंदर रखा जाता है और फिर सेसिल ईडन और उसके गैंग में शामिल हो जाता है। वहीं बो कार्डर, कार्ली और तनिका को भी अब एहसास हो गया था कि बच्चों ने शहर के सेल टावर को बर्बाद कर दिया था ताकि वो लोग दूसरे शहरों से कांटेक्ट न कर पाएं। शहर के बड़े लोग आग्रह करते हैं कि ईडन और बाकी बच्चे उन्हें रिहा कर दें, लेकिन ईडन उनकी एक भी नहीं सुनती है और जब कार्डर दखल देने की कोशिश करता है तो उसे बेसबॉल खेलने वाले 2 बच्चे पीट पीट कर मार डालते हैं। अब इसके बाद बच्चे बड़ों के साथ भी वही करते हैं जो फिल्म की शुरुआत में शेरिफ और शहर के लोगों ने बच्चों के साथ किया था। बच्चे बड़ों को हेलोथिन गैस देना शुरू करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने फिल्म की शुरुआत में अनाथालय के बच्चों के साथ किया था। उसके बाद बो की माँ के साथ साथ बाकी बेहोश लोगों को फिर खेत के पास एक बड़े गड्ढे में लाया जाता है और फिर बुलडोजर की मदद से सभी को जिंदा ही दफन कर दिया जाता है। वो अपनी माँ को मरा हुआ देखकर काफी डर जाती है, लेकिन वो अपने पिता की मदद करने की कसम खाती है जो अभी भी जेल की कोठरी में बंद थे। कार्ली और तनिका मदद लेने के लिए पास के शहर में जाने का फैसला करते हैं, जबकि बो बच्चों का समर्थन करने के लिए उनके साथ मिल जाती है, जो बो का एक दिखावा था ताकि उनका ध्यान कार्ली और तनिका की ओर न जाए और साथ ही वो ईडन को भरोसा दिला सके कि वो भी उनके साथ है। जब वो ईडन से उसके प्लान के बारे में बात करती है तो ईडन उसे खुलासा करती है कि वो शहर के सभी बड़े लोगों को ही हु वॉक्स के लिए बलिदान करने का इरादा रखती है। वो इस अजीब से नाम के बारे में जानकर उलझन में पड़ जाती है और ईडन को पागल समझने लगती है। तो ईडन उसे बताती है कि ही हु वॉक बीमार है, इसलिए उसे खिलाने की जरूरत है और इसके बाद वो आगे शहर के सभी बड़ों के लिए अपनी नफरत के बारे में बताती है और कहती है कि इस पूरे शहर में सिर्फ ही हु वॉक्स ही इकलौता था जिसने उसे प्यार किया। बो के साथ सारे बच्चे जेल की कोठरी में लौटते हैं जहां वो लोग पापी पादरी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। इस बीच बच्चे बाकी बचे बड़ों को बो के पिता सहित मकई के खेतों के अंदर ले जाते हैं जहां पर ही हु वॉक्स था। इसलिए बो सत्ता में यकीन नहीं करती है और चुपचाप अपने पिता को खेतों के अंदर भाग जाने और मदद लेने के लिए कहती है। बड़ों को ठिकाने लगाने के बाद बच्चे अंदर लौटते हैं जहाँ ईडन शहर को बड़ों से मुक्त एक नई दुनिया बनाने के बारे में उपदेश दे रही थी। ईडन आगे अपने इस संदेश को दुनिया में फैलाने और इसे फिर से सही बनाने पर जोर देती है। वो ये देखकर काफी डरी हुई थी कि बच्चों ने रिपोर्टर शीला बॉयज का अपहरण कर लिया था और अब बच्चे उसकी बलि देने वाले थे, जिसके बाद ईडन और उसका गिरोह शीला को एक खलिहान में ले जाता है। वापस आने पर वो कार्ली और तनिका को बेरहमी से मरा हुआ देखती है। तब बो को पता चलता है कि वो दोनों कभी शहर से बाहर गए ही नहीं थे। ईडन शीला को ही हु वॉक्स के हवाले करने के लिए उसे पुकारती है, लेकिन वो नहीं आता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो ईडन को बंदी बना लेती है और बच्चों को वापस अपने अपने घर जाने को बोलती है। इससे पहले कि वो अपने इस काम को अंजाम देती तभी मकई के खेतों के अंदर से एक भयानक गुर्राहट सुनाई देती है और फिर एक विशाल सा राक्षस सामने आता है जिसे ईडन ही हु वॉक्स कहती थी। जहाँ तक ईडन शहर के लोगों की हत्या भी इसी राक्षस के लिए कर रही थी। राक्षस बाहर आकर शीला को अपने साथ ले जाता है। वो अभी तक जिसके बारे में ईडन से सुनती थी उस राक्षस को असल में देखकर दंग रह जाती है। आखिरकार उसे भी अब एहसास हो जाता है कि ईडन
जिसके बारे में बात कर रही थी वो ही हु वॉक्स था। जब ही हु वॉक्स शीला को ले जाता है उसके बाद बच्चे बो पर हमला करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। वो जब अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि बच्चे उसे जिंदा जलाने के लिए उस पर पेट्रोल डाल रहे थे। इससे पहले कि ईडन माचिस की तीली जलाती और बो को मार डालती, वो ईडन को धूल में मिले अनाज के बारे में बताकर उसे याद दिलाती है जिसे जलाने पर पूरी जगह जल जाएगी। इसके बावजूद भी ईडन बच्चों को बो को काटने का आदेश देती है, लेकिन वो बचकर खेतों में भाग जाती है। जैसे ही वो पूरी जगह पर दौड़ती है तो खेत की चारों तरफ उसके शरीर का पेट्रोल फैल जाता है। खेत के अंदर वो अपने पिता की लाश को पाती है, जिसे देखने पर पता चलता है कि उन्हें ही हु वॉक्स ने मार डाला था। वो राक्षस अब बो को मारने उसके पीछे दौड़ता है, उसे पकड़कर उसका गला घोटने लगता है, लेकिन वो उसे छुरा घोंपकर अपनी जान बचा लेती है। वो कार्डर की कार को मैदान के बीच में पाती है और कार की इंजन लीक होने के बावजूद भी वो बचने के लिए उसका इस्तेमाल करती है। जैसे ही वो ड्राइव करना शुरू करती है उसे पता चलता है कि ईडन कार की पिछली सीट पर बैठी थी। ईडन बो को कार से बाहर निकलने का आदेश देती है ताकि वो अपनी कैटल गन से उसे मार सके। फिर वो एक तरकीब लगाती है और सिगरेट पीने की अपनी आखिरी इच्छा के बारे में बताती है, जिसके लिए ईडन मान जाती है। जैसे ही वो कार से बाहर निकलती है वो इंजन से टपकते पेट्रोल में आग लगाने के लिए सिगरेट जलाने वाले लाइटर का इस्तेमाल करती है। पेट्रोल में आग पकड़ते ही वो पूरे खेत में फैल जाती है, जिसकी वजह से ही हु वॉक्स भी जलने लगता है। ये देख ईडन बहुत डर जाती है और उसे बचाने के लिए खेत के अंदर भाग जाती है। वो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और इस बीच वो बाकी बच्चों को आग से बचाती है, क्योंकि वो सभी मदद के आने का इंतजार कर रहे थे। हम देखते हैं कि कैसे इन सभी बच्चों ने अपने बुरे तरीकों को छोड़ दिया था, जो बो को खत्म करने और उसके साथियों को कट्टरपंथी बनाने से रोकने के बाद कैसे इन सभी बच्चों ने अपने बुरे तरीकों को छोड़ दिया था। फिल्म अगले दिन के लिए कट जाती है और वो झुलसी हुई जमीन पर जाती है तो उसे वहाँ पर एक फूल मिलता है जिसे ईडन ने अपने हाथ में पहना था। जैसे ही वो फूल को अपने हाथ में लेने के लिए आगे बढ़ती है वो अचानक गायब हो जाता है और जब मुड़कर अपने पीछे देखती है तो ईडन को एक नए ही हु वॉक्स के रूप में पाती है, जो उसके राक्षसी पेड़ जैसी होने की नकल करता है। ईडन बो के ऊपर हंसती है और फिर उसे बताती है कि मकई में वास्तव में कुछ भी नहीं मरता है। उसके बाद फिल्म राक्षसी ईडन के द्वारा बो पर हमला करके उसे खा जाने के बाद खत्म होती है। अब मूवी में ये साफ हो जाता है कि ईडन ने इस मूवी के नए यूनिट के रूप में जिम्मेदारी को संभाला है और अब आने वाली अगली मूवी में अपने आतंक के शासन को जारी रखेगी।